नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक क्वेश्चंस को देखेंगे। एक ही क्वेश्चन को देखेंगे और सेकंड वीडियो में सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये जीएस पेपर 2 में ये क्वेश्चन ज़्यादा प्रासंगिक है और ये क्या अभी करंट से भी काफ़ी रिलेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको सीधे अगर देखने को नहीं मिलते हैं एग्ज़ाम में, फिर भी काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका किसी और आंसर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास करके जो लोग यूपीएससी प्री दे रहे हैं उनको भी कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो प्री के साथ साथ उनको मेंस में भी काफ़ी उपयोगी उनके लिए होंगे। तो ये बीपीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है, तो हम लोग इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को लेंगे। कॉलेजियम प्रणाली से भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में व्यक्त की जा रही चिंताओं का वितरण देते हुए इसमें सुधार संबंधी सुझाव प्रस्तुत करें। तो देखिए इसमें क्या है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में काफ़ी पॉइंट्स जो है आपको लिखने को मिल जाएगा, लेकिन खूब सारे पॉइंट्स लिखने के मार्क्स नहीं मिलते हैं। उसी शॉर्ट एंड स्वीट्स उसको लिखना है। सबसे पहले आप कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आप देखिए तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ना वो जजों की नियुक्ति कैसे होती है। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं होता। जैसे कि आप देखो नेताओं को जनता चुनती है, जो नेता लोग हैं वो अधिकारियों का चुनाव करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि जज जो है ना वो जज को सिलेक्ट करते हैं। तो भाई इस समय अकाउंटेबिलिटी रह कहाँ गई? समस्या तो हुई ना यहाँ पर इस तरह की कि भाई जज को खुद ही चुन रहे हैं। ऐसे में तो काफ़ी अलग कॉम्प्लेक्सिटी भी पैदा हो जाएगी और सर्वोच्चता देखने को मिलेगी कि नहीं आप जज हैं वो तो सर्वे सर्वा हैं। और जाहिर सी बात है इसमें नेपोटिज्म जो है वो इन्वॉल्व होगा अगर जज को चुनेंगे तो। खैर हम लोग मुद्दे की बात करें, हम लोग पॉइंट्स पे आते हैं। तो हम लोग पहले पॉइंट्स की बात से पहले देख लें कि होता क्या है। तो देखिए ये की पॉइंट्स से ऊपर जो आपको लिखना है कुछ बेसिक्स है, उसमें आप लिख सकते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक समिति जिसमें उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं को कॉलेजियम प्रणाली के तौर पर संदर्भित किया जाता है। यह समिति सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण से संबंधित फैसले लेती है। बीते कई वर्षों से कॉलेजियम प्रणाली सवालों के घेरे में है। इस प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित चिंताएं व्यक्त की जा रही है और ये जो है ना की पॉइंट्स हैं। जैसे पहला देखें हम लोग, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध। तो यह प्रणाली जो है, हम लोग पहला पॉइंट को देखें, यह प्रणाली भारतीय संविधान में निहित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है। सेपरेशन ऑफ पावर्स के विरुद्ध है ये, जिसके अंतर्गत शासन की वह शाखा का दूसरी शाखा पर नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था की गई है। चूँकि न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों द्वारा की जा रही है, अतः इससे यह सिद्ध हो रहा है कि न्यायपालिका अन्य शाखाओं पर सर्वोच्चता रखती है। तो ये पहला है, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध हो गया ये। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें तो दूसरा पॉइंट हमें दिखता है भाई भतीजावाद। इस प्रणाली से जुड़े अध्ययन में यह देखने को मिला है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है ना, भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। तीसरा हम लोग देखें, एक गोपनीयता होती है जिससे समस्या होती है। इस प्रणाली के अंतर्गत होने वाली कार्यवाही गोपनीय ढंग से संपन्न होती है, जिससे नियुक्तियों को लेकर संदेह बढ़ता है। ठीक है, संदेह बढ़ता है कि नियुक्ति हुई तो कैसे लोगों की हुई। और आगे देखें, चौथा पॉइंट हम लोग देखें, न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के परस्पर संबंध। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के परस्पर संबंधों के प्रभावों से मुक्त न होने के कारण न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बढ़ा है। न्यायाधीश और अधिवक्ताओं के बीच क्या होता है, एक अच्छा रिलेशन डेवलप हो जाता है, बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे इसके जो फैसले हैं वो प्रभावित होते हैं और न्यायपालिका में क्या है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। इस पॉइंट्स को लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ से न्यायपालिका का अवमानना जैसा कोई मामला नहीं बनता है। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। पांचवा हम लोग देखें, पेशेवर पृष्ठभूमि की सही जांच हेतु एक तंत्र का अभाव। यानी क्या हो रहा है इसमें कि न्यायाधीश पद के उम्मीदवारों की व्यक्तिगत व पेशेवर पृष्ठभूमि की सही जांच हेतु एक तंत्र के अभाव के कारण कॉलेजियम प्रणाली का प्रशासनिक बोझ बढ़ जाता है। और अगला हम लोग देखें तो
प्रतिभाशाली न्यायाधीशों व अधिवक्ताओं की उपेक्षा। होता क्या है, सामान्यतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों को ही उम्मीदवार बनाया जाता है, जिससे कई प्रतिभाशाली न्यायाधीशों व अधिवक्ताओं की उपेक्षा हो जाती है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपने देखा। अब हम लोग कुछ इसके सुझाव को देखेंगे। सुझाव कहाँ से आया, हमें सुझाव कहाँ से लिखना है, हमने जो क्वेश्चन देखा था उसी में एक लाइन में था, इसमें सुधार संबंधी सुझाव प्रस्तुत करें। ठीक है ना, सुधार संबंधी सुझाव प्रस्तुत करें। तो यहाँ से सुझाव आ गया, तो हम लोग सुझाव लिख के इसके सुझाव को देंगे। तो देखिए, सबसे पहले 4 पॉइंट्स में मैंने देखा है। तो पहले पॉइंट को देखें, पात्रता मानदंड निष्पक्ष। ठीक है, तो उम्मीदवारों की उपयुक्तता व कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए पात्रता मानदंड निष्पक्ष रूप से तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा है नियुक्ति प्रक्रिया। तो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में शासन को अन्य दोनों शाखाओं कार्यपालिका व विधायिका को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। विधि आयोग ने वर्ष 2008 और 2009 की रिपोर्ट में यह सुझाव प्रस्तुत किया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में जो है कार्यपालिका और विधायिका दोनों शामिल होना चाहिए। तीसरा हम लोग देखते हैं कि ये मैंने इसको लिखा प्रैक्टिस से संबंधित है कि भारतीय विधि आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि ऐसे न्यायाधीश जिनके जान पहचान और संबंधी लोग उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें उसी उच्च न्यायालय में नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है ना, तो ये प्रैक्टिस से संबंधित है। जो किसी के संबंधी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं वहीं पे उनको नहीं दिया जाना चाहिए। चौथा है सूचना सार्वजनिक करने की बात है। तो ये है कि कॉलेजियम प्रणाली की कार्यवाही संबंधी सभी सूचनाएं सार्वजनिक की जानी चाहिए। कॉलेजियम में होने वाले विचार विमर्श का वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स। तो देखिए, मैंने इसको ना सारे चीज़ों को लगभग एक ही पेज में कर दिया है। इसको देखिए, इसको मैंने क्या किया, ये पूरे क्वेश्चंस को जो है ना ये एक ही पेज में इसको कर दिया है। ठीक है, आपको इसको खुला खुला लिखना है, जैसे कि ऐसे नॉर्मल आपको थोड़ा सा ओपन लिखना है। मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। अब आपको जो है ना इसका उत्तर अपने शब्दों में लिखना है और अपने तरीके से इसका जवाब लिख करके मुझे भेजना है। ठीक है ना, जो मेरा टेलीग्राम आईडी है वो लोगों को मालूम ही है। वैसे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप से बढ़िया टेलीग्राम लगता है। तो आप उत्तर को लिखें, कैम स्कैनर से उसको कैम स्कैन करें और उसको जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसको भेज सकते हैं। इसमें कई सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपके काफ़ी काम के हैं। तो उन पॉइंट्स को आपको अच्छे से घोट लेना है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।